हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। गणित शिक्षण के मनोविज्ञान को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन पर सारी चर्चा होगी। मैंने इस मेथड को इस तरीके से बनाया, इस आशय से बनाया है कि इस गणित शिक्षण के पूरे विषय वस्तु को हम 5 वीडियोस में समाहित करके अप्रॉक्स 500-600 क्वेश्चंस में पूरे सिलेबस को समेट सके। तो ये हमारा सेकेंड यूनिट का फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसमें मैंने 100 क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है, जिसमें जितनी मेरी जानकारी में जो चीजें हो पाई हैं सारी चीजें समाहित करने की कोशिश की है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी लोग भी नए हैं, चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम सेकेंड सेमेस्टर से पहले आपको आपकी आवश्यकता की शिक्षण सामग्री आपके इस चैनल पर उपलब्ध करा सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण व्यवहार सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया है? यानी गणित शिक्षण व्यवहार सिद्धांत के लेखक कौन है? तो डीजी रायन महोदय के द्वारा ये लिखा गया है। सेकंड क्वेश्चन है, योजना वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारे शिक्षण मनोवैज्ञानिक किलपैट्रिक महोदय का है। और किलपैट्रिक महोदय आपको पता है योजना विधि के प्रणेता के तौर पर जाने जाते हैं। निगमन विधि का किसमें प्रयोग किया जाता है? यानी निगमन विधि जिसे हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं, जिसमें हम जो चीजें हमारे पास अज्ञात होती हैं, यानी कुछ नई चीजें पहले से हमें सीख लेनी होती हैं और फिर हम इसकी ओर आते हैं। यानी जब हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर आते हैं, जब हम अज्ञात से ज्ञात की ओर आते हैं, तो हम निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। यानी इसमें नियम पहले होता है, बाद में अंक और उनके उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पर इसका प्रयोग हम बीज गणित, रेखा गणित और त्रिकोण विधि में करते हैं। यानी तीनों विधियों में गणित की हम निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। कहा अगर ये जाए कि गणित शिक्षण के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी है, तो निगमन विधि सबसे उपयोगी विधि है। निगमन विधि के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो निगमन विधि के सिद्धांत में सूक्ष्म से स्थूल की ओर जो छोटा सा सूत्र होता है, उस सूत्र को बनाया कैसे गया है, उस सूत्र के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इन सारी चीजों को अध्ययन करना, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जाना का सिद्धांत संबंधित है। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो साधारण ब्याज जो कि एक निश्चित समय में वार्षिक या मंथली स्तर पर लगाया जाता है, उसका क्या फॉर्मूला है? तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला मूलधन समय प्लस दर बटे 100 होता है। यहाँ पर एक बात याद रख लें, अगर 1000 रुपए किसी व्यक्ति ने लिए हैं और 10% इंटरेस्ट वो लेता है और 1 साल के लिए है, तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति यानी 1000 + 1 + 10 के हिसाब से मल्टीप्लाई करके 1100 रुपए हमें देगा। और मूलधन चूंकि 1100 रुपए, 1000 रुपए उसने लिए थे, तो 100 रुपए उसका ब्याज हो जाएगा। किस विधि में बालक स्वयं सूत्रों का निर्माण करते हैं जिससे उनमें आत्मविश्वास का विकास होता है? ये विधि आगमन विधि होती है, जिसमें बच्चे अंकों का मिलाप करके उनके रिजल्ट को अध्ययन करते हैं और बाद में स्वयं उस रिजल्ट या परिणाम के आधार पर अपनी चीजों को बनाने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण के समय छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? यानी जब कभी भी आप सूक्ष्म शिक्षण करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण का मतलब क्या है? सूक्ष्म शिक्षण करने से आशय हमारा किसी भी विधि के बारे में सूक्ष्म शिक्षण होता है। तो जब हम अपनी स्टडी में सूक्ष्म शिक्षण को महत्व देते हैं, तो सूक्ष्म शिक्षण के अनुसार हमारे कितने छात्र होने चाहिए? ये एनसीईआरटी की एक गाइडलाइन है, जिसके अनुसार 5 से 10 सदस्य सूक्ष्म शिक्षण में होने चाहिए। 8वां क्वेश्चन है, टेलीविजन किस प्रकार की सहायक सामग्री है? टेलीविजन को जब आप देखते हैं, तो टेलीविजन देखते समय हमें कुछ सूचनाएं भी मिलती हैं और टेलीविजन में हम चीजों को सुनते भी हैं। तो इस प्रकार से टेलीविजन दृश्य, श्रव्य, ऑडियो विजुअल सामग्री है, जिसमें हम देख सुन दोनों सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
श्रव्य सामग्री के कितने प्रकार होते हैं, नाम बताएं। श्रव्य सामग्री वो है जो पढ़ाते समय हमें शिक्षण विधियों के रूप में सहायता देती है। ये शिक्षण सामग्री 3 प्रकार की होती है और इसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें रेडियो, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग्स आती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? एक्सपेरिमेंट मेथड किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है? तो प्रयोगशाला विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, यानी लर्निंग बाय डूइंग। जो विज्ञान में हमारा बेसिक वो फॉर्मूला होता है कि विज्ञान आओ करके सीखें, वैसे ही प्रयोगशाला को विधि को हम अगर गणित में सीखें तो गणित में हम इसे करके सीखने के सिद्धांत के आधार पर अपनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृश्य सामग्री कौन कौन सी होती है? तो दृश्य सामग्री के रूप में हम उस सामग्री को रखते हैं, उसका समूहन करते हैं जो मात्र हमें दिखाई देती है, और इस तरीके से वह सामग्री जिसमें आवाज ना होकर के केवल चित्रों के रूप में प्रदर्शन किया जाता है उसे हम दृश्य सामग्री कहते हैं। प्रोजेक्टर सेल प्रतिरूप के रूप में हम उसे समझ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, किस विधि के दौरान बच्चों को नियम और सूत्र पहले से बता दिए जाते हैं जिसकी उन्हें व्याख्या करनी होती है? अब गणित शिक्षण की बहुत सारी विधियां हैं, कौन सी विधि ऐसी होती है जिसमें सूत्र पहले बता दिया जाता है? तो देखते हैं, निगमन विधि में बच्चों को सूत्र और नियम पहले से बता दिए जाते हैं ताकि बाद में उनका सामान्यीकरण करके बच्चे सरल से की ओर जाएं और संख्याओं के बारे में सीख सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगमन विधि के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? आगमन विधि कौन सी विधि होती है? आगमन विधि वह विधि है जिसमें कि हम चीजों को पहले अंक देखते हैं, फिर अंकों को हम जोड़ते हैं। 2 और 2 अगर एक साथ जोड़ दें तो कितने बनेंगे, फिर दो उनकी गिनती गिनेंगे और हम देखेंगे 4 का अंक आएगा तो हमारा नियम बनेगा कि 2 और 2 जोड़ करके 4 बनते हैं। इस तरीके से अगर पहले अंकों के बाद हम निर्णय बाद में लेते हैं तो वो आगमन विधि होती है। आगमन विधि उदाहरणों से नियमों की ओर चलती है, विशेष से सामान्य की ओर चलती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, बड़ी चीजों से छोटी चीजों की ओर जाने की प्रक्रिया होती है। 14 नंबर पे क्वेश्चन है, क्लिफ्ट एवं उनके सहयोगियों के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरता है? यहाँ पे सूचना टाइप हो गया है, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। ये सूक्ष्म शिक्षण है। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ये क्लिफ्ट महोदय और उनके सहयोगियों के द्वारा यह बात बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, गणित में सूत्रों की स्थापना के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? यानी गणित में जो फॉर्मूलेज होते हैं, जो मैक्सिम्स होती हैं, ये किसके द्वारा एस्टैब्लिश की जाती हैं? कौन सी विधि ऐसी है जिसमें इनका अध्ययन किया जाता है या इनका एस्टैब्लिशमेंट होता है? तो आगमन विधि में सूत्रों की स्थापना के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें अंकों के प्रयोग से होने वाले परिणामों के आधार पर नियमों और सूत्रों को समझा जा सकता है, उनका निर्माण किया जा सकता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर छात्र किस विधि में अग्रसर होते हैं? यानी कौन सी विधि ऐसी है जिसमें बच्चे अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं? तो चूंकि आगमन विधि अभी आपने पढ़ी जिसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, तो ठीक है, आगमन से ही उल्टी विधि यानी निगमन विधि जो होगी वो अज्ञात से ज्ञात की ओर छात्रों को अग्रसर करेगी। तो इस तरीके से निगमन विधि इसका आंसर होगा। निगमन विधि में छात्र अज्ञात से ज्ञात की ओर आते हैं क्योंकि उन्हें नियम बताए जाते हैं और फिर उनका विश्लेषण करके सामान्य अंकों तक पहुंचा जाता है और प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अब वास्तविक तर्क शक्ति और प्रयोगों पर निरीक्षण पर आधारित विधि कौन सी है? तो प्रयोगशाला विधि, जिसे कि हम एक्सपेरिमेंट मेथड कहते हैं, को परीक्षण विधि या उसको तर्क शक्ति के प्रयोगों पर आधारित विधि या निरीक्षण पर आधारित विधि भी कहा जाता है। इस तरीके से ये प्रयोगशाला विधि इन सब पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, विधि मास्टर की मास्टर है, यह कथन किसका है? तो ये कथन शिक्षा मनोवैज्ञानिक लोलैंड का है। बाल केंद्रित विधियां कौन सी हैं? तो वो विधियां जिनमें समस्या समाधान विधि को आसानी से समझा जा सकता है, योजना बनाकर काम किया जा सकता है, इंटरनेट के द्वारा सीखा जा सकता है। वाद विवाद प्रश्नोत्तर या बाल केंद्रित विधियां समस्या समाधान विधियों के तौर पर देखी जा सकती हैं। यानी उन सभी विधियों को हम बाल केंद्रित विधियां कहेंगे जिनमें बच्चे अपने स्तर पर कुछ काम करने के लिए प्रेरित होते हैं या खुद से बात करते हैं। ह्यूरियोस्टिक विधि का प्रतिपादन करने वाले कौन है? प्रोफेसर एच.डी. आर्मस्ट्रांग को ह्यूरियोस्टिक विधि का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कहा जाता है। अन्वेषण विधि भी यही है, अनुसंधान विधि भी यही है, खोज विधि भी यही है।
और त्रुटि पृष्ठ का संबंध किस अनुदेशन से है? तो रेखीय अनुदेशन से त्रुटि पृष्ठ संबंधित है। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रयोग किया जाता है, यह कथन किस विद्वान का है? सामान्यतया चूंकि जैसे ही प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है, यह कथन किस विद्वान का है? जैसे ही हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट जैसे ही आता है आप सभी मात्र किलपैट्रिक महोदय को याद करते हैं, लेकिन यह कथन किलपैट्रिक महोदय का ना होकर के यह कथन प्रोफेसर बैलार्ड का है। अनुसंधान विधि के जन्मदाता कौन है? तो प्रोफेसर एच.ई. आर्मस्ट्रांग अनुसंधान विधि के जन्मदाता हैं। ह्यूरोस्को शब्द का क्या अर्थ है? मैं खोजता हूं ह्यूरोस्को शब्द का सही अर्थ है। अनुसंधान विधि के जन्मदाता कौन है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसलिए मैं इसे फॉरवर्ड कर रहा हूं। बुलेटिन बोर्ड और फ्लैनल बोर्ड कौन से साधन है? तो बुलेटिन बोर्ड और फ्लैनल बोर्ड दृश्य साधन है क्योंकि इनमें दिखाई दी जाने वाली चीजें आती हैं। संश्लेषण प्रणाली के गुण कौन कौन से हैं? तो संश्लेषण का मतलब छोटे छोटे तथ्यों और घटनाओं को एक साथ जोड़ करके सूचना को समन्वित रूप से देखने के कार्यक्रम को कहते हैं। तो यहाँ पर शिक्षण विधि कैसी है? यह विधि सामान्य बालकों के लिए लाभकारी है। यह विधि व्यवस्थित विधि मानी जाती है। छोटे छोटे तथ्यों और घटनाओं को एक क्रम में संग्रहित किया जाना एक क्रमबद्ध अध्ययन की ओर ले जाता है और समस्त जानकारी को एकीकृत करके समुचित तथ्यात्मक प्रविधि बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर एलन और रियान के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण के कितने सिद्धांत हैं? तो प्रोफेसर एलन और रियान के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण के 5 शिक्षा सिद्धांत हैं। भारत में रेडियो का प्रसारण आकाशवाणी कब पड़ा? यानी रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी कब पड़ा? तो ये 1957 में हुआ है। टोली शिक्षण विधि है या प्रविधि है? आप यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से समझ लें कि जो शिक्षण विधि है ये टीचिंग मेथड है, प्रविधि एक स्ट्रेटजी है। शिक्षण प्रविधि है टोली शिक्षण, शिक्षण विधि नहीं है जो शिक्षण के चरणों के रूप में प्रयोग की जाती है। टोली शिक्षण प्रविधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो टोली शिक्षण प्रविधि का प्रतिपादन जे फ्रीमैन द्वारा किया गया है। टोली शिक्षण का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ हुआ? तो टोली शिक्षण के उपयोग को हमने सर्वप्रथम हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया है जो 1995 ईस्वी में हुआ। सक्रिय अनुबंध सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? थ्योरी ऑफ अपारेंट कंडीशनिंग, जिसे हम सक्रिय अनुबंध सिद्धांत कहते हैं, प्रोफेसर स्किनर जो कि महान व्यवहारवादी शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे, इनके द्वारा किया गया था। अध्यापक केंद्रित विधियों के नाम बताइए। वो विधियां जिनमें कि अध्यापक ही केंद्र में होता है और वही उन सारी चीजों का ऑर्गेनाइजर होता है, वही व्यवस्थापन करता है। तो कौन सी विधियां ऐसी हैं? तो व्याख्यान विधि, अधिनायकवादी शिक्षण विधि, वर्णन विधि, ऐतिहासिक शिक्षण विधि और पारंपरिक शिक्षण विधियां अध्यापक केंद्रित विधियां हैं। गणित शिक्षण से संबंधित नवीन तथ्यों और नियमों और सूत्रों के उपयोग में किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? यानी क्या चीजें हैं, कौन सी विधि हम अपनाएं जिससे कि नवीन तथ्य और सिद्धांतों को हम गणित में शामिल कर सकते हैं? तो गणित शिक्षण के लिए सर्वथा उपयोगी प्रविधि निगमन विधि है जिसमें सूत्रों के अनुसार उनका सामान्यीकरण किया जाता है, यानी सूत्रों की उपयुक्तता, उनकी तर्क संगतता और नए नए सूत्रों का विकास किया जाता है। असुरक्षित उपकरणों से किस प्रकार से छात्र लाभान्वित होंगे? जो खुद से छात्र अपने आप से बनाते हैं। असुरक्षित उपकरणों से छात्रों में कौशल बनेगा और वे अपने आप को व्यक्त कर पाने की क्षमता का विकास कर पाएंगे। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया? तो यह विकास सूक्ष्म शिक्षण का प्रोफेसर एलन के द्वारा किया गया है। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है? अगर जनक पूछा जाता है तो याद रखेंगे कीथ एचिसन का भी नाम आपको लेना है। वैसे प्रोफेसर D.W. एलन ही इसके जनक माने जाते हैं, लेकिन अगर एलन नहीं है तो कीथ एचिसन को भी आप लेंगे या इन दोनों को एक साथ होने पर इनको टिक करेंगे। एनसीईआरटी द्वारा शिक्षण चक्र की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? यानी एक पीरियड, एक घंटा कितने समय का होना चाहिए? तो एनसीईआरटी द्वारा इसे 36 मिनट का निर्धारण किया गया है। सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ? यानी माइक्रो टीचिंग मेथड्स कहाँ विकसित किया गया? तो ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित किया गया है। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है कि नहीं? यहाँ पर हम इस बात को कहेंगे कि अलग अलग दृष्टिकोण से देखने पर, क्योंकि ओरिजिनली ये एक मूट क्लास होती है जिसमें क्लास नहीं होती है, क्लास बनाई जाती है और हमारे 4-5 साथी ही बैठ करके छात्र बनते हैं या कहीं कहीं पर ओरिजिनल छात्रों को ले लिया जाता है। लेकिन हम चूंकि ओरिजिनल अध्यापक नहीं होते इसलिए ये वास्तविक शिक्षण नहीं है, और चूंकि सारी प्रक्रिया इसी तरीके से फॉलो की जाती है इसलिए ये वास्तविक शिक्षण भी है। तो अलग अलग दृष्टिकोण से देखने से ये वास्तविक शिक्षण है भी और नहीं भी।
पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या लाभ है? पाठ्य सहगामी क्रियाएं वे हैं जो हम स्टडी के साथ करते रहते हैं। इन क्रियाओं के आयोजन से समय का सदुपयोग होता है, छात्रों को अभिप्रेरणा मिलती है, बच्चों का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, इंद्रियों का वास्तविक प्रशिक्षण होता है, बच्चों में वास्तविक ज्ञान का सृजन होता है। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का विकास कब और कहाँ किया गया? तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया है, नो डाउट। लेकिन सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का विकास अमेरिका में 1961 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं बताइए। तो अभिक्रमित अनुदेशन उद्देश्यपूर्ण बहु स्पष्टता के साथ परिभाषित होते हैं। मिल के छात्रों को सक्रिय सहभागिता दिखाने के कारण यह वास्तविक अध्ययन होता है। प्रक्रिया में छात्रों को तुरंत पृष्ठ पोषण मिलता है। यहाँ पर इस शब्द के लिए मैं माफी चाहूंगा, ये भ्रष्ट हो गया है, ये टाइपिंग एरर है, जिसके कार्य का परिणाम उन्हें ज्ञात करने में आसानी होती है। अभिक्रमित अनुदेशन पूर्व में निश्चित एक प्रक्रिया है जिसे छात्र निश्चित स्तर लेवल को प्रति लेवल पूरा करता है। मैथेटिक्स अभिक्रम की कितनी आवश्यकताएं होती हैं? मैथेटिक्स अभिक्रमण 3 अवस्थाओं में पूरा होता है। स्लाइडर प्रोजेक्ट यंत्र क्या करता है? तो स्लाइडर प्रोजेक्ट यंत्र की सहायता से हम फिल्म स्लाइड पर बने बड़े चित्र को बड़े पर्दे पर देख सकते हैं। मैथेटिक्स अभिक्रम की यूनिट क्या होती है? यानी जब हम मैथेटिक्स अभिक्रमण करते हैं तो इसकी यूनिट का क्या नाम है? तो इसकी यूनिट का एक नाम अभ्यास है। मैथेटिक्स अभिक्रमण की यूनिट का नाम अभ्यास होता है। वैदिक गणित के रचयिता कौन है? तो वैदिक गणित के रचयिता के तौर पर स्वामी कृष्ण तीर्थ भारती को देखा गया है। मनोरंजन क्रियाओं के क्या लाभ हैं? तो मनोरंजन क्रियाओं के लाभों से छात्रों के ज्ञान में त्वरित वृद्धि होती है, चिंता का प्रादुर्भाव होता है, बुद्धि का विकास होता है और इंद्रियों का प्रशिक्षण संभव है। छात्र नियंत्रित अनुदेशन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? छात्र नियंत्रित अनुदेशन मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट मेगर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। छात्र अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार का होता है? यह अभिक्रमित अनुदेशन जो प्रोग्राम्ड लर्निंग के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है 3 प्रकार का होता है। शाखीय प्रोग्रामिंग के प्रतिपादक कौन है? शाखीय प्रोग्रामिंग के प्रतिपादक नॉर्मन ए क्राउडर हैं। क्रियात्मक अनुदेशन कितने प्रकार का होता है? तो क्रियात्मक अनुदेशन 4 प्रकार का होता है। क्रियात्मक अनुदेशन में किस प्रकार की समस्या समाधान किया जा सकता है? क्रियात्मक अनुदेशन से बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं, शिक्षण व्यवहार से संबंधित समस्याएं, परीक्षा से संबंधित समस्याएं और बच्चों की उपलब्धि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है और इन्हें दूर किया जा सकता है। प्रोफेसर स्किनर के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन के मौलिक सिद्धांत कितने हैं? तो प्रोफेसर स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन के 5 मौलिक सिद्धांत बताए हैं और इन 5 मौलिक सिद्धांतों के जो स्थितियां हैं उसमें अभिक्रमित अनुदेशन के प्रमुख सिद्धांतों में छोटे पदों का सिद्धांत, स्वयं गति का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र के द्वारा सही अनुक्रिया प्राप्त होने पर प्रशंसा, शाबाशी और पुरस्कार मिलना क्या कहलाता है? तो छात्र अगर ऐसा करता है तो उसे तुरंत शाबाशी दी जाती है और इसे हम धनात्मक पुनर्बलन कहते हैं। इसके कारण छात्रों में सही व्यवहार की पुनरावृत्ति होती है। नकारात्मक पुनर्बलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसके ठीक सक्रिय पुनर्बलन के पॉजिटिव पुनर्बलन, धनात्मक पुनर्बलन के अपोजिट नकारात्मक पुनर्बलन होता है जिसमें शिक्षण प्रक्रिया में छात्र के द्वारा गलत अनुक्रिया किया जाना, तथ्यों का गलत ढंग से विवरण दिए जाने पर नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाना होता है जिससे गलती की पुनरावृत्ति न हो। परीक्षण कितने प्रकार का होता है? तो परीक्षण व्यक्तिगत 2 प्रकार का होता है, सामूहिक परीक्षण और व्यक्तिगत परीक्षण। कक्षा में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली सहायक शिक्षक सामग्री कौन सी है? श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड कक्षा में सर्वाधिक तौर पर प्रयोग होता है। किसी समस्या या परिस्थिति के कारण विश्लेषण कौन करता है? तो निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा किसी समस्या या परिस्थिति के कारण का पता लगाया जा सकता है। भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ बना? भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना दिल्ली में की गई है। प्रयोगशाला विधि के गुणों के बारे में बताइए। प्रयोगशाला विधि कम खर्चीली है, यह विधि अत्यधिक रुचिपूर्ण और वास्तविक है और समय कम लेती है। प्रदर्शन विधि के गुणों की चर्चा कीजिए। प्रदर्शन विधि भी कम खर्चीली, नवीन तथ्यों को खोजने वाली और अपेक्षाकृत जल्दी शिक्षण पूरा करने वाली विधि है। अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया है? इसका अभिक्रमित अनुदेशन का विकास स्किनर और क्राउडर महोदय द्वारा सामूहिक रूप से किया गया है। दूरदर्शन का प्रयोग किस शैक्षिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो दूरदर्शन का उपयोग शब्द को शुद्ध उच्चारण को सुनने, शुद्ध लेखन करने और शुद्ध उच्चारण करने के संबंध में किया जा सकता है।
एनसीईआरटी द्वारा सूक्ष्म शिक्षण में सूचना पाठ की कितनी अवधि क्या दी गई है? तो जो 36 मिनट का एक काल चक्र दिया गया है उसमें 6 मिनट की सूचना पाठ की अवधि एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित की गई है। सूक्ष्म शिक्षण के चक्रों का सही क्रम क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र में योजना बनाना, शिक्षण करना, प्रतिपुष्टि प्राप्त करना और पुनः पाठ योजना बनाना और पुनः शिक्षण करना ही इसका सही क्रम है। पाठ्य सहग्रामी क्रियाओं में मुख्य क्या होना चाहिए? पाठ्य सहग्रामी क्रियाओं में छात्रों की सहभागिता मुख्य रूप से होनी चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण की क्या लाभ है? सूक्ष्म शिक्षण छात्रों को शिक्षण व्यवहार का ज्ञान कराता है। वास्तविक प्रशिक्षण वास्तविक बन जाता है। वास्तविक शिक्षण की समस्याओं से व्यक्ति परिचित होता है। कक्षा संचालन की कला का ज्ञान परिचय कराना संभव हो पाता है। अनुसंधान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अनुसंधान शब्द लक्ष्य की ओर जाना होता है। शैक्षिक अनुसंधान प्रक्रिया जो शैक्षिक परिस्थितियों में एक व्यवहार संबंधी विज्ञान के विकास की ओर अग्रसर होती है, यह परिभाषा किसकी है? यह शैक्षिक अनुसंधान की यह परिभाषा एमएस ट्रेवल्स द्वारा दी गई है। समस्या समाधान चिंतन को विवेचना चिंतन कहते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यह परिभाषा प्रोफेसर जॉन डीवी द्वारा दी गई है। गणित की सहायक शिक्षण सामग्री कितने प्रकार की हो सकती है? तो तीनों प्रकार की सहायक सामग्री, चाहे वो श्रव्य हो, चाहे वो दृश्य हो, चाहे वो दृश्य श्रव्य हो, गणित में प्रयोग की जा सकती है। मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? थॉमस एफ गिलबर्ट को मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। मैथमेटिक्स शब्द किस भाषा का शब्द है? मैथमेटिक्स शब्द यूनानी भाषा का शब्द है जो मैथीन से निकला है। मैथीन शब्द का अर्थ क्या है? मैथीन शब्द का अर्थ सीखना है। विधि शिक्षक की शिक्षक होती है, परिभाषा किसकी है? प्रोफेसर टेलीरैंड की परिभाषा है ये। यथासंभव बच्चों को कम से कम बताया जाए और अधिक से अधिक फैसला लेने या लालायित खोजने के लिए लालायित किया जाना चाहिए। शिक्षण विधियों के संबंध में यह किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? तो स्पेंसर महोदय ने इस बात को कहा है। शिक्षण मेथड और प्रविधि में अंतर बताइए। एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखें। शिक्षण विधि में कैसे पर बल दिया जाता है, जबकि शिक्षण प्रविधि में कहाँ किसके साथ पर बल दिया जाता है? शिक्षण विधि अध्ययन की दिशा और गति निर्धारित करती है, जबकि प्रविधि शिक्षण विधि को निर्धारित करती है। शिक्षण विधि का सीधा संबंध उद्देश्य से होता है, जबकि प्रविधि अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है। शिक्षण विधि में तार्किक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, जबकि प्रविधि में व्यावहारिक और सामाजिक पहलुओं को आर्थिक आधार पर देखा जाता है। विधि बृहद उपागम है, जबकि प्रविधि सूक्ष्म उपागम है। शिक्षण विधियों में सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, निश्चित से अनिश्चित की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर अधिगम पर बल देकर के रुचिपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की जाना, शुद्ध विचार से युक्त विचार की ओर जाने की व्यवस्था, ये विशेषताएं किस विद्वान ने बताई हैं? यानी एक शिक्षा विधियों में ये भी होने चाहिए, ये इतने विचार होने चाहिए। ये किसने कहा है? तो ये कहानी हर्बर्ट स्पेंसर ने बताई है। शिक्षण विधियों के कितने प्रकार होते हैं? शिक्षण विधियां दो प्रकार की होती हैं, शिक्षक केंद्रित विधियां और छात्र केंद्रित शिक्षण विधियां। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं? व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान कम प्रदर्शन विधि, ऐतिहासिक विधियां आज शिक्षक केंद्रित विधियां हैं, क्योंकि इनमें केंद्र बिंदु में शिक्षक होता है। छात्र केंद्रित विधियों के नाम कौन कौन से हैं? योजना विधि, प्रयोगशाला विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण विधि, अनुसंधान विधि, समस्या समाधान विधि आदि विधियां छात्र केंद्रित विधियां हैं, क्योंकि छात्रों को इसमें शिक्षण व्यवस्था में बराबर की हिस्सेदारी करने का मौका मिलता है। शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारकों की संख्या कितनी है? शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम अगर आप देखें तो मुख्यतः 4 प्रकार से हैं। शिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित कारक, शिक्षक विषय वस्तु से संबंधित कारक, अध्यापक से संबंधित कारक और विद्यार्थी से संबंधित कारक। शिक्षण विधि से संबंधित कारक संबंधित विधियां कितने प्रकार की हैं, उनके नाम बताइए। गणित शिक्षण से संबंधित विधियां 8 प्रकार की हैं, जिनके नाम विश्लेषणात्मक शिक्षण विधि, आगमन निगमन शिक्षण विधि, प्रयोगशाला विधि, अनुसंधान विधि, समस्या समाधान विधि, प्रायोजन विधि, व्याख्यान विधि और विचार विमर्श विधियां हैं। अगले प्रश्न से चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को, अगर पहली बार चैनल पर हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, कुछ हेल्प हुई है, तो कृपया इसे लाइक करें और अपनी एक कमेंट जरूर शेयर करें, जिससे हमें हौसला मिल सके, हम अगले वीडियो को उसी उत्साह के साथ बना सकें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्याख्यान विधि में संचार जाल कैसा बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। व्याख्यान विधि का संचार जाल गुणा के आकार का बनता है, जिसके केंद्र में शिक्षक और चारों कोनों में छात्र होते हैं। विचार विमर्श विधि का जाल किस प्रकार का होता है? विचार विमर्श विधि का जाल
पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज या बहुभुज जैसा हो सकता है, जिसमें किसी बिंदु पर शिक्षक और सभी कोनों पर छात्र होते हैं। सीखने के वैज्ञानिक आधार पर आधारित विधि का नाम बताइए। प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि सीखने के मनोवैज्ञानिक आधार से निर्मित होती है। गणित में सूत्रों के निर्माण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? निगमन विधि सूत्र निर्माण के लिए सर्वोत्तम विधि है। वास्तविक चिंतन और निरीक्षण पर आधारित विधि कौन सी है? प्रयोगशाला विधि वास्तविक चिंतन और निर्माण निरीक्षण पर आधारित है। किस विधि में छात्र अज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होते हैं? आगमन विधि में प्रयोग करते समय छात्र ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि स्वयं निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। पढ़ने से व्यक्ति पूर्ण बनता है, संगोष्ठी से त्वरित और लेखन से कार्य करने वाला बनता है। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन अंग्रेजी के विशिष्ट निबंधकार फ्रांसिस बेकन महोदय का है। गृह कार्य के अनुसार सिद्धांत कितने हैं? नाम बताएं। गृह कार्य के आवश्यक सिद्धांत 6 हैं, जिनमें शुद्धता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, स्पष्टता का सिद्धांत, उपयुक्तता का सिद्धांत, मितव्ययिता का सिद्धांत और क्रमबद्धता का सिद्धांत आते हैं। ये याद रखेंगे कि शिक्षण, ये गृह कार्य के 6 सिद्धांत हैं। संख्या भी पूछी जा सकती है, नाम भी पूछे जा सकते हैं, कोई दूसरा सिद्धांत दे करके ये पूछा जा सकता है कि कौन सा सिद्धांत आपका नहीं है। गृह कार्य बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। यह किस विद्वान ने ये बात बताई है? ये बात प्रोफेसर लॉरेंस फॉक्स ने बताई है। सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन महोदय द्वारा कब किया गया? तो 1963 में एलन महोदय द्वारा सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया गया है। सूचना के छोटे छोटे भागों और तथ्यों को जोड़ करके एक संपूर्ण समग्र परियोजना या नियम बनाना किस विधि के तहत आएगा? ये संश्लेषण विधि के अंतर्गत आएगा। शिक्षण विधियों को परंपरागत और नवीन विधियों की जगह शिक्षक केंद्रित विधियां और छात्र केंद्रित विधियों के रूप में परिभाषित करने वाले या वर्गीकरण करने वाले कौन है? तो प्रोफेसर जॉन डीवी इस तरीके की चीजों के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। यह परिभाषा किसने दी है? प्रोफेसर स्टीवेंसन के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। और अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रत्येक विधि में कुछ अच्छाइयां हैं और कोई भी विधि प्रत्येक विधि में कुछ अच्छाइयां और कोई भी विधि पूर्णतया अच्छी नहीं होती। शिक्षण विधियों के बारे में यह विचार किसके हैं? तो यह विचार प्रोफेसर वोल्टेयर के हैं। तो ये हमारी 100 क्वेश्चन की एक सीरीज थी। हम 500 क्वेश्चन का एक टारगेट लेके चल रहे हैं, जिसमें हम गणित शिक्षण और 500 क्वेश्चन विज्ञान शिक्षण के आपको प्रोवाइड कराएंगे। निश्चित तौर पर 100% इन 500 क्वेश्चंस में आपका पेपर आएगा। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, जिससे समय के रहते उन लोगों को जानकारी हो सके और हम उन तक भी पहुंच सके जिन्हें हमारी जरूरत है। आपका वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।